नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं वो कक्षा है आंकड़ों का संग्रह। हम लोग सांख्यिकी के दूसरे चैप्टर में है आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। तो बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि जो सांख्यिकी शब्द है, सांख्यिकी के अंतर्गत जो विधियां अपनाई जाती हैं, जो मेथड अपनाए जाते हैं, उसी का ये पहला स्टेज है। क्या है? आंकड़ों का संग्रह। आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है। कौन सा वर्ड? कोपाई मैंने बताया था। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये सारी विधियां कंप्लीट होती हैं, इसी के द्वारा हम सांख्यिकी का कार्य करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा क्या होते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो किसी भी डाटा को हम जब आंकड़े को संग्रहित कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या होता है? हमारा एक उद्देश्य छुपा होता है। हमें किसी अनुसंधान की शोध कर रहे हैं या किसी कंपनी के बारे में पता कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक प्लानिंग, मतलब हमारा एक उद्देश्य है कि उसे प्राप्त करना है, इसलिए सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं में हम क्या करते हैं? आंकड़ों का संग्रह करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि ये कितने प्रकार के हुए। तो ये हो रहे थे, एक प्राथमिक डाटा है, प्राथमिक आंकड़ा, और दूसरा था द्वितीयक आंकड़ा। तो हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ों को हम किन किन विधियों से, किन किन मेथड से प्राप्त करते हैं? तो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा की थी कि प्राथमिक आंकड़ों की 4 विधियां हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 की चर्चा कर रखी है। आज हम लोग तीसरी विधि की ओर जाएंगे। तो जो पहली विधि थी वो क्या थी? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विधि थी, अनुसंधान थी। दूसरी थी अप्रत्यक्ष थी, परंतु वो क्या थी? मौखिक थी। तो आज जो हमारी तीसरी विधि है वो क्या है? तो चलिए देखते हैं पहले वो है क्या। तो उस विधि का जो नाम है वो है स्थानीय स्रोतों या संवाददाता के माध्यम से जानकारी। अब ये क्या है बच्चों? स्थानीय स्रोत और संवाददाता, यानी कि जो हम प्राथमिक आंकड़े जो संग्रह कर रहे हैं वो हम स्थानीय लोगों से प्राप्त कर रहे हैं, फोन के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, यानी संवाद करके प्राप्त कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। यानी ये जिस व्यक्ति का डाटा या जिस अनुसंधान का डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? उससे डायरेक्ट बातें नहीं कर रहे हैं, उसके स्थानीय स्रोतों से बातें कर रहे हैं। अब स्थानीय स्रोत, चलिए मान लीजिए हम लोग एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं। तो उसके कंपनी के अंदर ना जाकर हम लोगों ने एक व्यक्ति को रखा कि आप जाइए, और या उसके स्थानीय लोगों से, जो अगल बगल के लोग हैं, उसे या संवाद के द्वारा हम प्राप्त करते हैं कि उस कंपनी में जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने क्लास के वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ जो काम करने का तरीका क्या है। तो ये हमने प्राप्त किया, लेकिन कहाँ किया? स्थानीय स्रोतों से, संवाददाताओं से। तो ये बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप यदि एक एक करके हर एक कंपनी में जा रहे हैं, एक एक करके काम कर रहे हैं, तो ये टाइम टेकन है, समय ज़्यादा लगता है और खर्च भी ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि यदि हमें विस्तृत क्षेत्र पे ये काम करना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थानीय स्रोत और संवाददाता के माध्यम से जो जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं उसके गुण और दोष होंगे। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं गुण क्या है। इसे हम विस्तृत क्षेत्रों पे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यदि हमें एक बड़े क्षेत्र पे कार्य करना है तो हम आराम से क्या करेंगे? वहाँ के स्रोतों से पता करेंगे, या संवाद के द्वारा, मान लीजिए फ़ोन के द्वारा, या वहाँ कोई भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने एक कॉल उठाया और वहाँ के अगल बगल का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया, जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कार्य हमारा हो गया, यानी खर्च भी कम पड़ा। ये सारे गुण हैं, और थोड़ा सरल हुआ, सरल होगा ना, क्योंकि हमें जाना नहीं पड़ा। लेकिन ये क्या होगा? आपको अपने दिमाग में जोड़ देना है, क्या ये वो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें? क्या वो जो भी चीज़ बताया जा रहा है, जो आंकड़े संग्रहित किए जा रहे हैं, क्या वो सही होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि जो व्यक्ति से हमें वो आंकड़ों का पता चल रहा है कि क्या हो सकता है वो उसके विरोधी हो, तो वो उसके जो भी उनकी अच्छाइयाँ रही होंगी, या उनका जो करेक्ट डाटा है,
करेक्ट आंकड़ा इंफॉर्मेशन है वो हमें नहीं देंगे, वो हमें गलत देंगे। तो यानी इसका गुण क्या हुआ? मौलिकता का अभाव हो गया। शुद्धता एवं विश्वसनीयता की भी कमी आएगी। क्यों आएगी कमी? क्योंकि ये प्योरिटी हमारे लिए वो विश्वसनीय होगा ही नहीं, कमी आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है डायरेक्टली हमने कांटेक्ट नहीं करा, डायरेक्टली हम उसके बारे में नहीं जाने, इसलिए क्या हो गया? विश्वसनीयता की कमी आई और एकरूपता और सहजता का अभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो करने वाला व्यक्ति है, जो हम स्थानीय स्रोतों की का जो सहारा ले रहे हैं, वो स्थानीय स्रोत एक नहीं है, वो एक व्यक्ति के अंदर सीमित नहीं हो रहा है, वो अलग व्यक्तियों पे जा रहा है या अलग अलग संस्था पे जा रहा है, जो भी कहें हम लोग। तो वो क्या करेगा? एकरूपता का अभाव होगा और पक्षपात पूर्ण निष्कर्ष होंगे, क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो अपने बारे में देगा, अपने आधार पे देगा। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की सोच या दृष्टि एक जैसी होती है। तो जिस भी आंकड़ों को संग्रह किया जा रहा है उसमें सोच और विचार क्या होंगे? बदल सकते हैं। तो इस प्रकार स्थानीय स्रोतों और संवाददाताओं के माध्यम से आंकड़े हम संग्रह तो कर रहे हैं, परंतु उसके गुण भी हैं और दोष भी हैं। तो अगली जो विधि है वो हमारी विधि है प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से। प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से कैसे काम कर रहे हैं? तो दो का प्रकार है, एक डाक के द्वारा प्रश्नावली करना और एक प्रगणक विधि। तो बच्चों ये है क्या? डाक द्वारा हम लोग क्यों नाम ले रहे हैं और प्रगणक विधि क्यों बोल रहे हैं? हाँ बच्चों, क्या बोला मैंने? डाक विधि द्वारा, और दूसरा है प्रगणक। प्रश्नावली क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग भी जब कोई किसी फॉर्म को भर रहे हैं तो आपसे पूरा पूछा जाता है, एक डाटा पूछा जाता है, आपका एज क्या है, आप इंडियन हैं, या फिर आपका लैंग्वेज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ हम आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी प्रश्न कर रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में भी दो प्रकार की बातें होती हैं कि जो अनुसंधान किसी प्रकार का शोध कर रहा है या उसके बारे में कुछ क्या कह रही हूँ कि शोध के कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगी वो प्रश्न के आधार पर होगी, और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक है डाक के द्वारा। डाक मतलब अपने जो भी क्वेश्चनरी थी उसने क्या किया? एक फॉर्मेट लिया और उसे बाय पोस्ट भेज दिया। तो बाय पोस्ट कहाँ भेजा जाएगा? बाय पोस्ट उसी जगह भेजा जा सकता है जो उस इंफॉर्मेशन को भरकर आपके पास लौट आए, यानी वो पढ़ा लिखा होगा। जिससे हम स्रोत प्राप्त कर रहे हैं वो क्या होगा? पढ़ा लिखा होगा, तभी तो आपके डाक के द्वारा भेजे गए जो भी पूछे गए इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ सके, भर सके और आपको भेज सके। तो यानी डाक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु इसके भी क्या होंगे? बिल्कुल हर एक चीज अपने साथ गुण और दोष को ले सकता है। तो प्रश्न ये होता है कि इसकी उपयोगिता क्यों, हमें क्यों इसकी आवश्यकता है? तो हमें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि सभी जगह जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? डाक के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी विस्तृत क्षेत्र पे हम लोग इस पे आसानी से काम कर सकते हैं, कम खर्च के साथ कर सकते हैं। यानी ऐसे जगहों पर जहाँ के जो इंफॉर्मेशन जिससे हमें कलेक्ट करना है वो शिक्षित है, तो हम उसके साथ ये कार्य कर सकते हैं। अब इसके दोष और गुण क्या होंगे? तो इसके गुण और दोष ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे कि जो जरूरी नहीं है कि जो फीडबैक मांगा गया है वो हम भरते हैं। आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप कहीं किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं और आपके पास एक आ जाता है कि काइंडली फीडबैक दे दीजिए, तो आप क्या करते हो? लिखना है फीडबैक। आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, तो भी आप क्या कर देते हो? अच्छा। या तो क्या वहाँ हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं मिली। तो उसी तरह जब किसी शोध को किया जा रहा है और डाक के द्वारा जब वो शोध आपके हाथ में आएगा, तो पहली बात है जरूरी नहीं है कि उसको फुलफिल किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसे भरा जाएगा, और जो भरा गया वो भी जरूरी नहीं है कि वो आपके पास सही भरा गया, यानी गलत इंफॉर्मेशन की भी संभावना बन सकती है। और अगली जो है वो प्रगणक के द्वारा। प्रगणक क्या कर रहा है? एक व्यक्ति किसी भी अनुसंधान के लिए क्या करेंगे? एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जाता है
और डोर टू डोर आपसे बहुत सारा फॉर्मेट भरवाता है। अब इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? जब हम लोग जब फीडबैक के लिए एक फॉर्म भेज ही दे रहे हैं, फॉर्म वो फिल होके आ ही रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों? तो बच्चों इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं, तो जब प्रगणक उनके पास पहुंचता है तो वो उनसे पूछते हैं और पूछ कर उस फॉर्म को भरते हैं। तो इस प्रकार से प्रगणक का कार्य होता है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो प्रश्नावली करी जा रही है उसके लिए हम लोगों ने दो प्रयोग करा। क्या प्रयोग करा? डाक के द्वारा करा और दूसरा क्या करा? प्रगणक के द्वारा करा। तो इस प्रकार ये कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि डाक के द्वारा और जो प्रगणक के द्वारा की गई, तो दोनों में क्या अंतर पड़ा? डाक के द्वारा यदि शिक्षित नहीं है तो वो हमें कोई अच्छे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो कुछ भी लिखेंगे, वो यहाँ जवाब ही नहीं देंगे। और यदि प्रगणक गए हैं तो एक एक जवाब हमें मिलेगा। तो दोनों को जब हम लोग एक जगह रखेंगे तो वो ये पाएंगे कि जो डाक के द्वारा है वो क्या है? कम खर्चीला है, और ये क्या हो जाएगा? जो प्रगणक के द्वारा कर रहे हैं वो खर्चीला हो जाएगा, अत्यधिक खर्चीला, स्वभावतः चीज़ है। और दूसरा, ये विश्वसनीय नहीं है। कौन विश्वसनीय नहीं है? ये डाक के द्वारा। और जो प्रगणक कर रहे हैं वो विश्वसनीय है, इसलिए क्योंकि उसने डायरेक्ट कांटेक्ट करा, डायरेक्ट बातें करी, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि प्रश्नावली की बातें जो हुई वो दो तरह से हुई। एक और बातें आती हैं, अनुसूची, शेड्यूल। ये जो प्रश्नावली के साथ साथ हम किसकी बातें कर रहे हैं? अनुसूची। तो अनुसूची क्या है और प्रश्नावली में क्या अंतर है? पहले इसको के अंतर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों प्रश्नावली और अनुसूची, तो जो प्रश्नावली पूछी जा रही है वो एक ऐसी सूची होती है जिसमें वो डायरेक्ट किससे पूछा गया है, वो जो विशेष जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और अनुसूची क्या कर रहे हैं कि वो गए और वहाँ से उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसके पूछताछ के आधार पर उसको भरा। अगला है प्रश्नावली को सूचकों के पास हम क्या भेज रहे हैं? डाक भेज रहे हैं और आंकड़ों का संकलन कर रहे हैं। जबकि अनुसूची के अंतर्गत क्या कर रहे हैं? प्रगणक स्वयं गए और उसके साथ क्या किए? वो सारे आंकड़ों का संग्रह किया। प्रश्नावली में उत्तरों के लिए स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं होता है, और अनुसूची जिसमें एक प्रपत्र है जिसके अंदर उत्तरों के लिए स्थान छोड़ना होता है। प्रश्नावली में टिप्पणियां देना आवश्यक है ताकि सूचकों के प्रश्नों या उसके संबंधी अवधारणाओं को समझने में सहायता मिले, और अनुसूची में इस प्रकार की टिप्पणियां देना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रगणक की ओर से सूचकों को पर्याप्त सहायता मिल जाती है। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि प्रश्नावली और अनुसूची, यानी कि जो हम डाक के द्वारा इनडायरेक्टली जो बातें क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या है? प्रश्नावली। और जो प्रगणक जाके काम कर रहे हैं, उस अनुसंधान के बारे में पता कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो कहाँ आ गई? अनुसूची में। तो ये इस प्रकार से कार्य करती है। चलिए बच्चों, अभी मैंने आपसे चर्चा करी कि आपको डाक के द्वारा या प्रगणक जाकर आपसे क्या कर रहे हैं? प्रश्नावली कर रहे हैं। तो प्रश्नावली जो करते हैं, आज हम लोग उसका एक उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों आप हमेशा एक फॉर्मेट कहीं ना कहीं आपको फीडबैक के लिए या किसी और कार्य के लिए भी भरना पड़ता है, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैंने एक थोड़ी सी आपके लिए कोशिश करी है कि कैसे आपके प्रश्न होते हैं। सामान्य प्रश्न किया गया कि आपका नाम क्या है। आप किसी भी फॉर्म को भरने जाते हैं तो आप वहाँ भरते हैं ना, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि आपकी आयु क्या है, उसे आप भरते हैं। फिर आपका पता पूछा जाता है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फिर लिंग पूछा जाता है, क्या आप पुरुष हैं या महिला हैं। फिर आपसे वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है, आप विवाहित हैं या अविवाहित। तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्या किया जा रहा है? कलेक्ट किया जा रहा है, इसके आधार पर किया जा रहा है। तो जो प्रश्नावली की बात हुई कि हम लोग आखिर प्रश्नावली का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो प्रश्नावली का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य से करते हैं। इसके उद्देश्य के अंदर क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं, वो शुद्ध हो, और उसके लिए हम अनुसंधान या सोर्स जो रिसोर्स कर रहे हैं उसका जो भी पूरे कार्य के उद्देश्य के साथ बढ़े हैं उसे हम पूरा कर सकें। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने देखा कि जो प्राथमिक
जो हमारे आंकड़े थे उसके प्राप्त करने की विधियों के अंतर्गत हमने देखा कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कार्य किए, अप्रत्यक्ष मौखिक हुआ, फिर स्थानीय स्रोत और संवाददाताओं के साथ किया और प्रश्नावली के आधार पर किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, इनके गुण और अवगुणों को भी आप समझे होंगे। अब जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि हमारा द्वितीयक जो है आंकड़ा वो क्या है। तो बच्चों, अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो द्वितीयक डाटा की, द्वितीयक आंकड़ा क्या है या सहायक आंकड़ा क्या है। तो जैसा कि परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि जो आंकड़े जो पहले ही से आंकड़ा बना हुआ था कच्चे माल के रूप में, उसे लाकर एक नया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नए तरीके में उसे बनाना, वो क्या कहलाता है? द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा, तो जो द्वितीय आंकड़े का जो हम संग्रह करते हैं वो उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो बच्चों, उसके दो स्रोत होते हैं। एक होते हैं प्रकाशित स्रोत और दूसरे होते हैं अप्रकाशित। प्रकाशित यानी जो पब्लिश्ड कर दिए गए, यानी जो कार्य किसी अनुसंधान उद्देश्य के साथ जो पूरा किया गया उसका प्रकाशन कर दिया गया, यानी इसे जब चाहे हम उस इंफॉर्मेशन को पलटकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन प्रकाशित जो स्रोत हैं उसके अंतर्गत आता कौन कौन है? तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाशित स्रोत के अंदर सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, शोध एवं संस्थाओं के प्रकाशन, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन। यानी बच्चों, आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को क्या करती, पब्लिश कर दी। वो हमें कहाँ मिलेगा? जब हम अपने सरकारी जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएंगे और उस प्रकाशन को खोजना चाहेंगे तो वो सारे चीज़ मिलते हैं। अब इसके अंतर्गत आता क्या है? आप लोगों ने अवश्य आर्थिक सर्वेक्षण का नाम सुना होगा। ये प्रत्येक वर्ष के लिए निकलता है। तो ये क्या करता है? ये करता है कि जो भी पूरे देश की जो आर्थिक क्रियाएं हुई उसके सारे कार्यों को हमने कितना विकास किया, हम किस क्षेत्र में आगे हैं, कहाँ पीछे हैं, इन सारे चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा मिलेगी? यानी किसके द्वारा मिली का तात्पर्य ये है कि उसके लिए किसने कार्य किया। तो उसके लिए जो कार्य किया गया वो सांख्यिकी के द्वारा किया गया। और ये जो डाटाओं का संग्रह किया गया ये हमारे लिए कौन सा डाटा के रूप में काम किया? द्वितीयक डाटा। क्योंकि सरकार ने जो काम कराया, जो प्रकाशन करवाया, डोर टू डोर जाके नहीं करेंगी, वो किसी के प्राथमिक डाटा को कलेक्ट किए हुए डाटा को उस पे सारे कार्य करके प्रकाशित करती है। तो इसके अंतर्गत जो भी आते हैं वो मुख्यतः क्या होंगे? विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जो मंथली आती है, जनगणना रिपोर्ट, आप सभी अच्छे से जानते हैं ये सरकारी प्रकाशन है। तो जनगणना रिपोर्ट कितने वर्षों के अंदर आती है? प्रत्येक 10 वर्षों के अंदर आती है। तो यानी कि हर 10 वर्षों के अंदर हमें पता चलता है कि देश की जनसंख्या का आधार कैसा चल रहा है, क्या वो भाग ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो ये क्या है? एक तरह का सरकारी प्रकाशन है। तो ये जो जनगणना के आधार पे जो हमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो डाटा इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कैसी डाटा है? द्वितीयक डाटा है। ठीक है, द्वितीयक आंकड़ा है। इसमें और भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। उद्योगों पर वार्षिक सर्वेक्षण, मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट और पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। तो ये सारे जो डाटा हुए वो किस पे आए? प्रकाशित डेटा पे आए। और ये किसका प्रकाशन हुआ? सरकारी प्रकाशन हुआ। उसी प्रकार हमारा प्रकाशित जो डाटा है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन आप लोगों ने बहुत सारे संस्थाओं का नाम सुना होगा। WTO है, IMF है और भी बहुत सारे चीज़ें। वो क्या करते हैं? एक वर्ल्ड के लिए एक रिपोर्ट पेश करती है और उस रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि किसी देश की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी है, कौन विकास की ओर बढ़ रही हैं, कौन विकासशील हैं या अविकसित हैं। तो इन सारे रिपोर्ट जो हम लोग वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट हैं, इन सभी को हम किस प्रकाशन के अंतर्गत रखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। अगला है अर्ध सरकारी प्रकाशन। यानी बहुत सारे चीज़ आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, यहाँ पे विभिन्न समस्याएं, जन्म मरण और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आती हैं
और इनका प्रकाशन किया जाता है। इसके अंतर्गत आंकड़ों को संग्रह किया जाता है और प्रकाशन किया जाता है, यानी ये भी किसके अंतर्गत आया? अर्ध सरकारी प्रकाशन। अगला है शोध संस्थानों में प्रकाशन। तो शोध संस्थानों में प्रकाशन कैसा होगा? आप लोगों ने बहुत सारे शोध संस्थान के नाम अवश्य सुने होंगे, जैसे कि हम लोग नाम ले सकते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान। अगला क्या है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये सभी क्या कर रहे हैं? ये सारे संगठन जो मिलकर शोध कर रहे हैं। शोध संस्थानों द्वारा इसमें क्या किया जाता है? जो भी देश के जो भी विकास के रिपोर्ट हैं या किसी क्षेत्र के विकास की रिपोर्ट है, इसे प्रकाशित की जाती है। यानी इसके प्रकाशन को हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह। क्यों? ये शोध करने के लिए क्या संस्था खुद गई? बिल्कुल नहीं गई। उन्होंने अपने लिए एक एक किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया और उसने उस कार्य को लाकर, उस इंफॉर्मेशन को लाकर इकट्ठा करवाया, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े, जो रिपोर्ट बाहर हो आए, पब्लिश होकर आए, वो कैसे होकर आए? ये प्रकाशित स्रोत हुए। अगला है हमारे पास समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो बच्चों हम लोग हर दिन प्रतिदिन क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र पढ़ते हैं और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, और इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो क्या जो वो न्यूज़ राइटर हैं वो क्या करते हैं? क्या घर घर जाकर रिपोर्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं। वो जो न्यूज़ में प्रकाशित हुई वो कहाँ से आई? वो रिपोर्टरों ने लेके आया और उसको वहाँ पर लाकर प्रकाशित किया गया। या बहुत सी, मान लीजिए क्या हम बैठे बैठे अमेरिका, चीन, जापान सारे देशों के बारे में न्यूज़ जान लेते हैं, तो उसके लिए क्या हम वहाँ गए? नहीं, वहाँ से आंकड़े आए और उन आंकड़ों पर प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार हमने क्या पाया कि ये जो द्वितीयक डाटा है वो हमें मिलता है किससे? प्रकाशन के द्वारा। तो प्रकाशन के द्वारा जो मिला उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ गई। सरकारी प्रकाशन आई, अर्ध सरकारी प्रकाशन आई, शोध संस्थाओं के द्वारा प्रकाशन आई, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के द्वारा मिल रहे हैं हम लोग। तो यानी ये क्या किया गया? प्रकाशित कर दिया गया। जो भी शोध आए थे उसे क्या किया गया? एक तरह से पेपर पे लिख दिया गया। यानी ये एक फुल प्रूफ हो गया, ये कार्य हुए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे शोध होते हैं जिसका प्रकाशन नहीं हो पाता है, तो वैसे स्रोतों को हम लोग कहते हैं अप्रकाशित। तो अप्रकाशित स्रोत हमें ऑन पेपर नहीं मिलते हैं, लेकिन वो कलेक्शन रहता है। मान लीजिए उसकी आवश्यकता पड़ी तो हम उसका क्या करते हैं? खोज करते हैं, और उसके आधार पर फिर से क्या बनाया जा सकता है? द्वितीयक डाटा को फाइनलाइज करके हम उसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो प्राथमिक डाटा था वो क्या था? कच्चे माल के रूप में, और उसे किस पे बदला गया? पूरे पके माल के रूप में। वो कौन बदलता है? वो द्वितीयक आंकड़ा बनता है। जैसे कि जनगणना का हम लोगों ने देखा कि गणक गए, प्रगणक जाते हैं और एक एक करके लेके आते हैं और उसको फाइनल रिपोर्ट पब्लिश कराई जाती है। तो जो शुरुआत हुई वो प्राथमिक थी, और जो फाइनल रिपोर्ट बनी वो क्या थी? द्वितीयक आंकड़ा बनी। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये जो डाटा या आंकड़े जो संग्रह कर रहे हैं उसके संपूर्ण विधियों को देखा। तो इसमें हम लोगों ने प्राथमिक और द्वितीयक की चर्चा करी। अब इसमें जो आगे चर्चा होनी है वो हमारी चर्चा होनी है सेंसस और सैंपल। तो इसकी चर्चा के साथ हम लोग अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप लोग इस जो हमारी कक्षाएं हुई हैं उसे फिर ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।